डिमांड रेफर टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी टू बी परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ कमोडिटी। देखिए डिमांड क्या है, जो भी प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइसेस हैं उस प्राइसेस पर आप अलग अलग क्वांटिटी जो डिमांड करते हैं, अलग अलग क्वांटिटी जो परचेज करते हैं, वो आपकी डिमांड करते हैं। मान लीजिए एक पेन है, एक पेन की प्राइस 10 रुपए है, आप 5 पेन की डिमांड करते हैं। पेन की प्राइस 8 रुपए हो गई, आप 10 पेन की डिमांड करते हैं। पेन की प्राइस 12 रुपए हो गई, आप केवल 3 पेन की डिमांड करते हैं। तो डिफरेंट प्राइस पर जो डिफरेंट डिमांड की जाती है, डिफरेंट गुड्स जो परचेज किए जाते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, डिमांड कहलाती है। तो डिमांड रेफर टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की जो भी पॉसिबल डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस हैं, उन पर एक कंज्यूमर जो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी परचेज करना चाहता है, वो आपकी क्या कहलाएगी, डिमांड कहलाएगी। क्लियर हो गया बेटा डिमांड का पॉइंट। इसके बाद आता है क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरा पॉइंट आप पढ़ेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखिए क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड रेफर टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की पर्टिकुलर प्राइस पर किसी भी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड, कितनी क्वांटिटी खरीदी जाती है। मान लीजिए एक पेन की प्राइस 5 रुपए है, तो उस 5 रुपए प्राइस पर उस पेन की कितनी क्वांटिटी खरीदी गई, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। एक पर्टिकुलर प्राइस पर किसी भी प्रोडक्ट की कितनी पर्टिकुलर क्वांटिटी परचेज की गई, उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। तो बेटा 2 मीनिंग क्लियर हो गए आपके। डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, दोनों क्लियर हो गए। अब देखिए इसमें पॉइंट आता है डिमांड शेड्यूल। What is demand schedule? Demand schedule is a table showing different quantity of commodity to be purchased at different price of commodity. Demand schedule क्या है कि अलग-अलग प्राइस पर किसी भी प्रोडक्ट की अलग-अलग जो क्वांटिटी परचेज की गई है, उनका जो टेबल प्रेजेंटेशन है, किसी भी प्रोडक्ट की अलग-अलग प्राइस पर जो अलग-अलग क्वांटिटी परचेज की गई है, उनका जो टेबल प्रेजेंटेशन है, वो आपका डिमांड शेड्यूल कहलाता है। तो देखिए जो डिमांड शेड्यूल होती है ना, 2 प्रकार की होती है। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होती है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम क्या लेंगे, जैसे हम लेंगे प्राइस ऑफ पेपर 1 2 3 4, ये रुपीज में दी हुई है, और क्वांटिटी आपकी परचेज की गई है 4 3 2 1। तो देखिए डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी जो परचेज की गई है, उनका टेबल प्रेजेंटेशन आपका डिमांड शेड्यूल कहलाता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक कंज्यूमर के द्वारा, इंडिविजुअल का मतलब हो गया ओनली वन कंज्यूमर, एक कंज्यूमर के द्वारा एप्पल की अलग अलग प्राइस पर जो अलग अलग क्वांटिटी परचेज की गई है, वो आपकी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा। क्लियर हो गया बेटा पॉइंट। इसके बाद आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब देखिए मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है। मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या है कि जैसे हमें दिया हुआ है प्राइस ऑफ एप्पल, रुपीज में दिया हुआ है
1 2 3 4 कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, ठीक है, और ये टोटल डिमांड। ठीक है, तो देखिए ये दिया हुआ है 4 3 2 1, ये दे रखा है 3 2 2 1, ये दे रखा है 4 3 3 2। कंज्यूमर ए ने इन प्राइसेस पर ये डिमांड की, कंज्यूमर बी ने ये डिमांड की, कंज्यूमर सी ने ये डिमांड की। अगर हम केवल एक कंज्यूमर की लेके चलते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए एक से ज्यादा कंज्यूमर हो गए तो इनका हम टोटल करेंगे 11 8 7 4, ये आपकी मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। अब देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल के बाद आएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। तो देखिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व हम इस प्रकार से बनाएंगे। पहले मैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना रहा हूं आपका। इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इसमें हम क्या लेंगे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्या लेंगे बेटा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें इधर हम प्राइस लेंगे और इधर हम क्वांटिटी लेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए प्राइस 1 पर कितनी डिमांड है? 4, तो प्राइस 1 और डिमांड आपकी 4 है, इसको मिला दें। 2 पर कितनी है? 3। देखिए 2 पर 3 है। ठीक है, थ्री पर 2 है और 4 पे 1। तो इनको ये मिलाएंगे। देखो ये लाइन जो आपकी जाएगी ना, ये सीधी लाइन आएगी, ये आपका हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड का, ये आपका इंडिविजुअल डिमांड का। ठीक है, इसको डीडी लिख देंगे, डीडी इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये पॉइंट आपको? अब आपका मार्केट डिमांड का, तो देखिए मार्केट डिमांड का किस प्रकार से बनाएंगे हम? क्वांटिटी कंज्यूमर ए कंज्यूमर बी के द्वारा 4 3 3 2, कंज्यूमर सी के द्वारा 3 2 2 1। टोटल हो गया आपका 11 8 7 4, ये टोटल हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्राइस लेंगे 1 2 3 4। दो ले लेंगे यहाँ 6 8 10 12। ठीक है बेटा, अब देखिए एक पर कितनी है? 11, तो 11 देखो यहाँ लेते हैं। ठीक है, 2 पे कितनी है? 8। 3 पे कितनी है? 7, 7 यहां लेंगे। और 4 पे कितनी है? 4।
वैसे ये सीधी रो में आएगा बेटा। एक मिनट इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। ये हम 2 तो ये आपका जो डिमांड कर्व आएगा ये आ जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, जहां ज्यादा कंज्यूमर्स की डिमांड हो जाती है वो आपका मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा, और जहां एक कंज्यूमर की डिमांड रहती है लेबर कंसंट्रेशन वो आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाएगा। ठीक, डिमांड फंक्शंस में सबसे पहला आता है ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब देखिए कमोडिटी की ऑन प्राइस किस प्रकार से हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, और किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आपने क्या लिखना है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज देन डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी फॉल्स, एंड इफ द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी फॉल्स देन द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी राइज। ये आपने अफेक्ट में लिखना है पहला पॉइंट कि ऑन प्राइस जो है वो किस प्रकार से अफेक्ट डालता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरा पॉइंट आपका आएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स में टी और कॉफी लेके चलेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which are utilized in the consideration of each other, जो एक दूसरे के कंसिडरेशन में यूज किए जा सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे टी और कॉफी है, मान लीजिए आपको चाय अवेलेबल नहीं हो रही है तो आप कॉफी से सेटिस्फेक्शन अचीव करेंगे, कॉफी अवेलेबल नहीं हो रही है तो चाय, दोनों रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए आपके। ठीक है, टी और कॉफी। अब देखिए चाय की प्राइस बढ़ जाती है, the price of tea increase, then the quantity demand of tea falls but demand of coffee increases। चाय की प्राइस बढ़ने से चाय की डिमांड तो कम हो जाएगी लेकिन कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, और if the price of tea falls then the demand of tea increase and demand of coffee increase। ये कंप्लीट, ये आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स का हो गया। क्लियर हो गया पॉइंट। इसके बाद आपका जो गुड्स आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के बाद आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखिए कंप्लीमेंट्री गुड्स में पेन और इंक ले लेंगे। ठीक है, पेट्रोल और कार ले लेंगे। कंप्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बगैर अधूरे होते हैं। आपके पास पेन है, इंक नहीं है तो बेकार है। आपके पास पेट्रोल है, गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल कोई काम का नहीं है। आपके पास गाड़ी है, पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी कोई काम की नहीं है। तो एक दूसरे के बगैर जो नहीं रह सकती वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। अब देखिए पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो हम कार नहीं खरीदेंगे तो कार की डिमांड कम हो गई, और पेट्रोल की प्राइस कम होने से कार की डिमांड बढ़ जाएगी। पेन की प्राइस कम होने से इंक की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि पेन की प्राइस कम होने से पेन ज्यादा खरीदेंगे तो इंक ऑटोमेटिकली ज्यादा खरीदी जाएगी, और पेन की प्राइस बढ़ने से पेन हम कम खरीदेंगे तो इंक
खरीदी जाएगी। इसी तरह पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल कम खरीदेंगे, तो जब पेट्रोल ही नहीं है तो गाड़ी का क्या करेंगे, तो कार कम खरीदी जाएगी। और पेट्रोल की प्राइस कम हो गई तो पेट्रोल की डिमांड ज्यादा करेंगे, तो पेट्रोल किस में डालेगा, कार में, गाड़ियों में डालेगा, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये कंप्लीमेंट्री गुड्स में आता है कि किसी एक गुड्स की प्राइस में चेंज होने से दूसरे गुड्स की डिमांड में चेंज आता है, वो आपका कंप्लीमेंट्री गुड्स होता है। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आप देखिए इनकम ऑफ कंज्यूमर, आप कंज्यूमर हैं, आपकी इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, और आपकी इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर राइज देन द डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल्स देन डिमांड ऑफ कमोडिटी फॉल्स। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखिए नंबर 5 आएगा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। किसी भी प्रोडक्ट में आपका टेस्ट इंक्रीज हो जाता है, यानी कोई प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है तो उसकी डिमांड आप ज्यादा करेंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और कोई प्रोडक्ट के उसमें आपका टेस्ट नहीं रहा, आप उसको नहीं खरीदना चाहते, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर इन द फेवर ऑफ प्रोडक्ट देन द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। आपने क्या लिखना है, इफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर is in favor of product then the price of that product, then the demand of that product increase and vice versa, और उल्टा। ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेक्टेशन। अब देखिए एक्सपेक्टेशन में क्या आता है बेटा, एक्सपेक्टेशन में आता है संभावना। एक्सपेक्टेशन में आता है संभावना। आप मकान बनाना चाहते हैं, मकान बनाने के लिए आपको ईंटें चाहिए, ठीक है, आपको ईंटें चाहिए, सरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए मकान बनाने के लिए, और आपको पॉसिबिलिटी लग रही है कि 1 महीने के बाद इनकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो उनको आप आज ही खरीद लेंगे। तो जब आपको ये लगा कि फ्यूचर में इन गुड्स की प्राइस बढ़ने वाली है, तो उनकी डिमांड प्रेजेंट में बढ़ा देंगे आप। और यदि आपको लगता है कि 1 महीने के बाद इनकी प्राइस कम हो जाएगी, तो आप 1 महीने तक मकान बनाने का काम पोस्टपोन कर दोगे, तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन में आता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन वो क्या कहती है। इसके बाद क्या है, पॉपुलेशन। आप देखिए पॉपुलेशन क्या कहती है, पॉपुलेशन बढ़ गई, आपके घर में 5 मेंबर थे, आपके घर में 10 मेंबर हो गए, तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी और पॉपुलेशन कम होने से डिमांड कम हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक पॉइंट इसको ध्यान से समझना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल किया गया है, यानी सभी में समान। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और 100 रुपए मैंने आप सभी 10 बच्चों में डिवाइड कर दिए, जितने बच्चे बैठे हैं, मान लो सभी को 10-10 रुपए मिल गए, 10 बच्चों में डिवाइड कर दिए, सभी को 10-10 रुपए मिल गए, तो 10 के 10 बच्चे उसको मतलब डिमांड करेंगे, तो डिमांड बढ़ गई।
अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी को 10-10 मिले हैं, तो 10 के 10 स्टूडेंट उसकी डिमांड करेंगे प्रोडक्ट की, तो डिमांड इंक्रीज होगी। और 100 रुपए आप में से मैं केवल एक को दे देता हूं, बाकी किसी को नहीं देता, तो एक बच्चे ने तो केवल एक ही डिमांड करनी है, तो वहां आपकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और अनइक्वल है तो आपकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी।